माई सेल्फ मोहित गुप्ता एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है क्लास 10th में, और आज हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब है ये दो वर्ड से मिलके बना है। री का मतलब होता है दोबारा यानी अगेन, ठीक है, एंड प्रोडक्शंस का मीन होता है प्रोड्यूस करना। ठीक है, मतलब क्या है कि एक बार अर्थ में लाइफ ऑरिजिनेट हुई है, कोई लाइफ अर्थ में आया है, एंड वो कैसे आया वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ ऑरिजिनेट कैसे हुई नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब इस लाइफ से किसी दूसरे लाइफ का बनना, यानी ये लाइफ जो है ये ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोड्यूस करेगा अपने ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को, अपने ही जैसे किसी इंडिविजुअल को। दिस थिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन, यानी दोबारा से प्रोड्यूस करना, इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। बट ये जो इंडिविजुअल होगा वो सेम स्पीसीज का होगा, जो स्पीसीज किसकी रही होगी, पुराने स्पीसीज की। कहने का मतलब अगर ये कोई स्पीसीज डॉग की रही होगी तो फिर ये भी क्या होगा, डॉग ही होगा। सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि अगर कोई स्पीसीज डॉग की रही होगी तो फिर ये डॉग ही रहेगा, डॉग से बिल्ली नहीं बनने वाला। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल किस स्पीसीज का, सेम स्पीसीज का। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने कहा कि ये कोई ऑर्गेनिज्म था एंड अब ये रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इसी के सेम इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, फिर ये अगली जनरेशन में फिर इसने रिप्रोड्यूस करा तो सेम बार बार रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अब ये जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है तो ये क्या करेंगे, ये इस स्पीसीज के जो कैरेक्टर्स थे, इस स्पीसीज के इस कैरेक्टर को कंटिन्यू करा रहे हैं दूसरे भी जनरेशन में, अगले भी पीढ़ी में, ये फिर और अगले पीढ़ी में और अगली पीढ़ी में। तो यानी ये इस स्पीसीज के लिए सर्वाइवल के लिए क्या नीड है, रिप्रोडक्शन। इस स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए क्या नीड है, रिप्रोडक्शन। एंड ये जो रिप्रोडक्शन से क्या हो रही है, एक पॉपुलेशन बन रही है। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं उसी को पॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये पॉपुलेशन भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करे ही ना तो ये ना ही ये सर्वाइवल कर पाएगा, जो स्पीसीज इसका, देखो भाई, इस स्पीसीज का एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन होगा, लाइफ स्पैन होगा, मान लीजिए 80 ईयर, तो 80 ईयर में अपना सर्वाइवल खत्म करके चला जाएगा। अब अगर इसने रिप्रोडक्शन करा ही नहीं तो आगे की स्पीसीज कंटिन्यू होगी नहीं, तो यानी सर्वाइवल इसका आगे होगा नहीं, एंड पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ये जो स्पीसीज थी ये धीरे से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये बंदा कभी था ही नहीं, केवल एक बंदा था, वो उसने क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन करा नहीं तो वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गई वो स्पीसीज, खत्म हो गई वो स्पीसीज। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर आगे हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। बेटा रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है, सेक्स का मतलब होता है मेल एंड फीमेल, मेल या फिर फीमेल। एंड मेल एंड फीमेल से मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई दो पेरेंट्स होंगे। यहाँ पे कितने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, पेरेंट्स जो होंगे वो होंगे टू। दो पेरेंट्स मिलके, मेल एंड फीमेल जो पेरेंट्स है इन्वॉल्व होके वो उनका गैमीट बनाएंगे एंड उससे एक नया इंडिविजुअल बनेगा। बट दिस प्रोसेस इज एसेक्सुअल, यहाँ पे मेल एंड फीमेल नहीं आएगा। यहाँ पे पेरेंट्स कितना होगा, यहाँ पे पेरेंट्स केवल एक ही होगा। पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व होगा, वन, पेरेंट्स ओनली वन इन्वॉल्व होगा। एंड यहाँ पे जो इंडिविजुअल बनेगा, जहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो अपने पेरेंट्स का एकदम सेम टू सेम होगा, यानी अपने पेरेंट्स का एकदम से क्लोन होगा। कैसे होगा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये कोई ऑर्गेनिज्म था, फॉर एग्जांपल अमीबा है, एंड इससे दो इंडिविजुअल बनते हैं, यानी एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल बनते हैं।
तो ये जो इंडिविजुअल बना वो ये जो पेरेंट था और ये जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड है ना, ये जो ऑफस्प्रिंग है ये एक दूसरे के एकदम सेम होंगे, यानी सेम दिखने में भी, सेम काम में भी, सारी सारी चीज़ों में एक दूसरे से सेम होंगे, इसीलिए इनको क्या बोलूँगा मैं, क्लोन बोलूँगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेल फीमेल है, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेल पेरेंट्स हैं एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फीमेल पेरेंट्स हैं, एंड दोनों के बीच में जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेल पेरेंट्स हैं एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फीमेल पेरेंट्स हैं, तो मेल पेरेंट्स का भी कुछ डीएनए होगा एंड फीमेल पेरेंट्स का भी कुछ डीएनए होगा, एंड वो डीएनए जो मिक्स होगा वो किस में जाएगा, चाइल्ड में जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, 50% जो चांसेस थे वो फीमेल के डीएनए से आए एंड 50% किसके, मेल के डीएनए से आए, यानी यहाँ पे जो डीएनए बना है वो न्यू बना है, एंड जो न्यू डीएनए बना है वो क्या लाएगा, वेरिएशंस लाएगा। वेरिएशन का मतलब मैंने क्या बोला, डिसिमिलरिटीज़ लाएगा, वो पूरी तरीके से ना पापा की तरीके सेम होगा ना वो फीमेल पेरेंट्स के सेम होगा जो नया इंडिविजुअल बना है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात रही है ना। एक चीज़ और बात समझिएगा, ये मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, तो इस इंसान की जो बॉडी में जो सेल पाए जाते हैं, ठीक है, बॉडी में जो सेल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सोमैटिक सेल। ठीक है, एंड इस इंसान की जो गोनाड्स में जो सेल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं जर्म सेल्स। तो जो बॉडी के सेल्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे, वो बॉडी में ही रहने वाले हैं, बट जो जर्म सेल्स है वो ही नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जनरेशन से कहने का मतलब आप समझ गए हो कि ये जो जर्म सेल्स हैं वो क्या होंगे, स्पर्म होगा एंड ओवम होगा, तो ये क्या है, जर्म सेल्स है। ठीक है, तो जो आपके सोमैटिक सेल्स हैं उनमें जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिटोसिस डिवीजन। ठीक है, एंड जो आपका जर्म सेल्स है उसमें जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, जो मिटोसिस डिवीजन है उसमें ऐसा क्या होता है कि उसमें जो एक सेल है, फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, एंड एक सेल से यहाँ पे दूसरा सेल ऐसे डिवाइड होगा जब, तो जैसे घर में नहीं बंटवारा होता कि भाई अब जो भाई, छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में बंटवारा कर रहे हैं, तो पहले तो क्या किया जाएगा, जो सामान है उसको कलेक्ट किया जाएगा एंड उसको डुप्लीकेट किया जाएगा, यानी डबल किया जाएगा, तो आधा उसको दे देंगे एंड आधा उसको दे देंगे। तो सबसे पहले इस डीएनए को क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ पे डुप्लीकेट किया तो यहाँ पे डुप्लीकेट का कहने का मतलब डबल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स थे एंड 2 क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करा तो हमारे पास कितने आ गए, 4 क्रोमोसोम आ गए, एंड 4 क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम हमने इसको दे दिए एंड 2 क्रोमोसोम हमने इसको दे दिए। तो यानी जो पेरेंट सेल था, एंड ये जो इसको बोलते हैं हम लोग डॉटर सेल। एंड डॉटर सेल क्यों, डॉटर क्यों यूज करते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन आता है कि सर डॉटर क्यों यूज करते हो आप, है ना, सन भी तो यूज कर सकते हो। देखो बेटा, जो भी ऑरिजिन हुई है लाइफ की वो मैटरनल इन ऑरिजिन थी, एंड मैटरनल इन ऑरिजिन यानी मदर से ही नेक्स्ट जनरेशन बनती है, तो इसीलिए हम लोग डॉटर सेल का यूज, डॉटर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये डॉटर सेल हुई, तो डॉटर सेल देखो पेरेंट्स के अपने सेम है, यानी मिटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो नंबर होता है रिमेन्स सेम, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। बट मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में टू टाइम्स डिवीज़न होता है, एंड 2 टाइम्स डिवीज़न होने का मतलब क्या है कि एक बार तो क्या हुआ, मान लीजिए ये बंटवारा हो गया, ठीक है, तो एक टाइम तो पहले डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि 2 क्रोमोसोम थे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इसमें गया एंड 2 इसमें गया, 2 इसमें गया, 4 टोटल हो गए। बट अब जो दोबारा डिवीज़न होगा, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा तो बंटवारा करा दिया बट तुमने कुछ कमाया नहीं, तुम्हारे पास तो डुप्लीकेशन हुआ नहीं, क्योंकि तुमने कमाने का टाइम ही नहीं मिला। जो तुम्हारे बेटे थे उनमें तुरंत अब तुमको डिवीज़न करना है, तुरंत डिवीजन करना है, तो यानी अब यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होगा, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक क्रोमोसोम आगे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये जो डिवीजन हुआ ना, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो गए।
कैसे हाफ हो गए? यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n था एंड यहाँ पे देखो कितना है, n है केवल, है ना। तो ये मियोसिस डिवीजन है। एंड मियोसिस डिवीजन कहाँ पे होगा? केवल जर्म सेल में होगा। सर लेकिन मियोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ क्यों हुए? इसका भी एक रीज़न है, इसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? मियोसिस में क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास 46 क्रोमोसोम है, आपके पास कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम। एंड इसका अब अगर मैं मियोसिस डिवीजन कराऊं, मियोसिस डिवीजन कराऊं तो 20, पहले डिवीजन में 46 क्रोमोसोम जाएगा, इट इज़ द मियोसिस फर्स्ट। एंड दूसरा डिवीजन होगा तो इधर 23 एंड इधर 23, क्योंकि यहाँ पे अब कोई डुप्लीकेशन होने नहीं वाला, पहले वाले में तो डुप्लीकेशन होने वाला था। अब यहाँ पे एक सेल में मान लेता हूँ ये जर्म सेल का कोई स्पर्म सेल था, तो इसमें कितने क्रोमोसोम है? 23। सेम टू सेम मेरे पास फीमेल से एक ओवम सेल आई, उसमें भी कितने क्रोमोसोम है? 23। तो यहाँ पे देखो कि 23 फीमेल से आया एंड 23 मेल से आया, एंड दोनों के थ्रू जो क्रॉस हुआ एंड नया जो इंडिविजुअल हुआ उसमें फिर से 46 क्रोमोसोम आ गए। ये आपका स्पर्म था एंड ये आपका ओवम था, एंड ये जो बना है ये जाइगोट है, तो जाइगोट में फिर से 46 क्रोमोसोम आ गए। तो इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया मियोसिस का। मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, एंड जब स्पर्म एंड ओवम मिलेंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, वो मिलेंगे तो फिर से वो अपनी कंडीशन, यहाँ पे एन कंडीशन थी यानी हाइप्लॉइड, एंड यहाँ पे डबल हो जाता तो यानी डेप्लॉइड 2n कंडीशन थी, है ना। तो एक्चुअली सोमैटिक सेल में कौन सी कंडीशन होती है? 2n। सोमैटिक सेल में कौन सी कंडीशन होती है? 2n। यहाँ पे देखो 2n है एंड यहाँ पे भी कैसी हो गई? 2n हो गई, इसलिए यानी बॉडी की सेल्स ये फिर से बनना चालू हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, अब देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इज द रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। जो मैं कह रहा हूँ कि नया इंडिविजुअल कैसा बनता है? सिंगल पेरेंट से बनता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? इज द रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे कितने इंडिविजुअल लगेंगे? 2 इंडिविजुअल। और कौन कौन से? वो एक मेल होगा एंड एक कैसा होगा? फीमेल होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप है जिसमें सिंगल पेरेंट लगने वाला है। कौन कौन सा? फिजन हो गया, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। वन बाय वन सबको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फिजन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिजन एक तरीके से डिवीजन के सिमिलर होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये अमीबा है, ठीक है। एंड अब इस अमीबे में क्या होगा? इस अमीबे में सबसे पहले क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, क्रोमोसोम डबल हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया? क्रोमोसोम डबल हो गया। एंड जैसे ही इस क्रोमोसोम में डबल हुआ, सेम चीज़ ये बैक्टीरिया में भी होती है, इसके अंदर से कॉन्स्ट्रिक्शन चालू होने लगती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन चालू होने लगती है एंड ये कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ ऐसा बना लेती है, फरो टाइप। अब ये जो हुआ, अब इससे क्या होगा? ये सेल अलग एंड ये सेल अलग। ये जो कंडीशन है इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है, फिजन का मतलब एक तरीके से क्या हो गया? विभाजन यानी डिवीजन। एंड है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? यहाँ पे एक सेल से दो सेल डिवाइड हो रहे हैं। एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। तो ये तो बाइनरी फिजन हो गया। अब अगर हम बात करूं मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि आप अगर जानते हो कि जो आपको मलेरिया का एक पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया जानते हो? मलेरिया जो डिजीज़ है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने से होती है। एंड फीमेल मॉस्किटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ क्या होता है? मान लीजिए ये एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है एंड इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब ये क्या करेगा? ये जो सेल है ये अपने अंदर न्यूक्लियस को लगातार डिवीज़न कराएगा। ये जो बहुत सारे, एक से दो हो जाएंगे, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस हो जाएंगे, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस हो जाएंगे, बहुत सारे इसमें क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस हो जाएंगे। और जैसे ही ये जो इसकी सेल वॉल है, सॉरी इसमें सेल वॉल होती नहीं, जैसे इसमें सेल मेम्ब्रेन है वो रैप्चर होगी,
तो ये न्यूक्लियस बाहर आएंगे एंड इस न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म का बनना चालू हो जाएगा। यानी प्रत्येक न्यूक्लियस एक सेल का फॉर्मेशन करेगा और ये सेल किसकी होगी, प्लाज्मोडियम की होगी। यानी एक सेल से, एक इंडिविजुअल से हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल आ गए, बहुत सारे प्लाज्मोडियम, मेनी सेल्स बन गए। तो जब एक सेल बहुत सारी सेल्स में डिवीजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो आइए देख लेते हैं इसको। फिजन क्या है, फिजन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जीव जो एक सेल से बने होते हैं, डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू और मोर इंडिविजुअल, दो या फिर दो से ज़्यादा इंडिविजुअल बनाते हैं। अगर टू इंडिविजुअल बना रहे हैं तो दैट इज अ बाइनरी फिजन, एंड उससे ज़्यादा इंडिविजुअल बना रहे हैं तो मल्टीपल फिजन। फिजन आर टू टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड फॉर्म टू इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, कितने इंडिविजुअल बनाता है, टू इंडिविजुअल, मैंने आपको समझाया। तो पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड उससे दो न्यूक्लियस बनते हैं, देन उसमें फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता था एंड न्यूक्लियस ऐसा हो जाता था, इसकी कंडीशन, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, फिर इसमें क्या बनता था, फरो बनता था कंस्ट्रिक्शन के बाद, एंड ये अलग एंड ये अलग, कुछ ऐसी कंडीशन होती थी। तो जैसे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा एंड पैरामीसियम, सब में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। फिर मल्टीपल फिजन की बात करूं तो इन दिस मेथड ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स, जैसे एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम जो कि क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, बाइनरी फिजन में क्या है कि इट रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू स्मॉल, है ना, ये पेरेंट सेल है और स्मॉल जो बट इक्वल साइज के होंगे, ठीक है, पहले स्मॉल होंगे बट जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो इक्वल साइज का होगा एंड आइडेंटिकल डॉटर सेल होगा, यानी सेम होगा, क्लोन होगा। द पेरेंट सेल डज नॉट ब्रेक अवे, जो पेरेंट सेल होता है वो ब्रेक नहीं होता, अमर हो जाते हैं पेरेंट सेल, ठीक है, ये किस में होता है, अमीबा में होता है। एंड मल्टीपल फिजन क्या है कि इट रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू सेवरल स्मॉल, है ना, नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल, ठीक है, ये डिफिनीशन बहुत अच्छी है ना, यहीं से आपको पूरा मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन तैयार कर लेना। पेरेंट सेल ब्रेक्स अवे, पेरेंट सेल क्या हो जाता है, इसमें टूट जाता है, रैप्चर हो जाता है ना, ये देखो बहुत सारे डॉटर सेल मल्टीपल फिजन से बने थे एंड वो पेरेंट सेल जो है ब्रेक हो गया, रिलीजिंग मेनी इंडिविजुअल एट वंस, एक ही बसात वो बहुत सारे इंडिविजुअल निकाल देता है एंड वो क्या है, प्लाज्मोडियम। अब आ जाते हैं हम लोग बडिंग में। बेटा बडिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म, बड लाइक का प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये एक बॉडी है एंड इस बॉडी में कुछ आउट ग्रोथ निकल रही है। मान लीजिए मेरी बॉडी है एंड यहाँ से कुछ आउट ग्रोथ निकल रहा है एंड उस आउट ग्रोथ को मैंने क्या नाम दिया है, बड, उस आउट ग्रोथ को मैं क्या बोलूँगा, बड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बड लाइक प्रोजेक्शन, यानी आउट ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, और जैसे ही ये जो बड है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, देखो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एंड जब ये डेवलप हो जाएगा तो इससे डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने का मतलब अलग हो जाएगा, एंड डिटैच जैसे ही होगा तो यहाँ पे ये फिर से नया हाइड्रा, ये जो इंडिविजुअल है वो क्या कर लेगा, नया हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या था, अपना हाइड्रा था, ऐसे करके ये इंडिविजुअल नया हाइड्रा बनाएगा लेगा, जैसे ही क्या होगा, डिटैच होगा, सेपरेट होगा। तो द बड देन डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, इट देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म्स एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। ये बेटा होता है हाइड्रा में एंड ईस्ट में। ईस्ट में कैसा होता है देख लो, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है, तो ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में ऐसा बड निकलने लगता है, ये ऐसा बड निकलने लगता है, ये अब इसको हम क्या बोलूँगा, बड। और जैसे ही ये बड इससे डिटैच होगा तो ये ईस्ट ऐसा हो गया एंड ये इधर ये वाला बड वाला पार्ट, तो ये भी न्यू इंडिविजुअल है और ये पेरेंट है, ठीक है, तो वो डॉटर है एंड ये पेरेंट है। ऐसे करके होता है बडिंग। बडिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ नया आउटग्रोथ निकले एंड उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। ये हम लोगों में नहीं होता, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। एंड वो बड जब उस बॉडी से डिटैच होगा, जब वो बड उस बॉडी से डिटैच होगा तो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो इन दिस मेथड अ बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द बड देन डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल एंड इट्स देन सेपरेट द पेरेंट एंड फॉर्म्स एन न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। किस में होता है, हाइड्रा में होता है एंड ईस्ट में होता है। अब बात करते हैं, एक सेकंड यहाँ पे ब्रोकन काट लीजिएगा, ठीक है, रीजनरेशन की।
रीजनरेशन क्या है? इन दिस मेथड द बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कट। ध्यान से देखिएगा, कट। मान लीजिए ये कोई मैंने प्लेनेरिया एक लिया है, इसको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट्स में मैंने कट कर दिया। अब जितने भी पार्ट्स हुए हैं वो फिर से डेवलप हो जाएंगे नए इंडिविजुअल में, वो फिर से अपनी आउटग्रोथ कर लेंगे, रीजनरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि इन एक चीज़ क्या है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, कट। नेक्स्ट वाले टॉपिक में ब्रोकन बोलूंगा। इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ द बॉडी इफ द ऑर्गेनिज्म कट, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट करें तो जितने भी पीसेस होंगे, ये एक पीस बन गया ना, जितने भी पीसेस होंगे वो क्या करेंगे, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेंगे, न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। ये किस में होता है? हाइड्रा में होता है, जो अभी हमने पढ़ा, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश। स्टारफिश में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए स्टारफिश का कोई भी आप एक आर्म काट देते हो, ठीक है, इसको कट कर दिया तो ये फिर से रीजनरेट कर जाएगी। तो ये स्टारफिश में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है और हाइड्रा में होता है। सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी जो मैंने एग्जांपल लिया है प्लेनेरिया में भी होता है। अगर क्वेश्चन आए कि रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है तो वो प्लेनेरिया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए ये बॉडी है एंड इस बॉडी को मैं ब्रोक कर दूं, मतलब तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं इसको। एंड ये मान लीजिए मेरे बॉडी है एंड इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब इसके जितने भी फ्रेगमेंट होंगे, जितने भी फ्रेगमेंट होंगे, ये बॉडी को मैंने ब्रेक करा, तोड़ा, तो इसमें जितने भी फ्रेगमेंट होंगे वो फ्रेगमेंट फिर से बड़े हो जाएंगे एंड नया इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे, है ना। एकदम से रीजनरेशन के जैसे है, सिमिलर टू द रीजनरेशन। बट यहाँ पे क्या है, फ्रेगमेंट की बात आ जाती है एंड फ्रेगमेंट जो है थोड़ा सा समवॉट प्लांट से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। उसमें प्लांट से इसको कट मतलब कट नहीं किया गया, इसमें फ्रैगमेंट कर गया, प्लांट से रिलेटेड। तो बेटा ये क्या है, स्पाइरोगायरा। एंड स्पाइरोगायरा क्या है, एक तरीके, स्पाइरोगायरा इज एन एल्गी, एल्गी यानी काई है। तो इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप, लेट्स ब्रेकअप into smaller pieces on maturation and each fragment develops into the new individual। जो बॉडी ब्रेक होती है तो उससे नए जो स्मॉलर पीसेस बनते हैं वो जब मेच्योर होते हैं यानी ग्रो कर जाते हैं तो नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, स्पाइरोगायरा। अब आ जाइए स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से पहले तुम ये जानो कि मान लो एक ब्रेड है एंड ब्रेड में क्या लगा हुआ है, फंगस लगा हुआ है। इधर फंगस, फंगस हिंदी में इसको फफूंद भी बोलते हैं, फंगस लगा हुआ है। एंड ये जो फंगस है दूसरे ब्रेड में जाता है। ये ब्रेड कैसा है, मॉइस्ट है, मॉइस्ट यानी नम, नम है इसमें। ये फंगस दूसरे फंगस में जाएगा तो बताओ कि ये जो दूसरा ब्रेड है वो खराब होगा कि नहीं होगा, फंगस से खराब होगा। यानी फंगस फैलता है एंड फैलता कैसे है वो हम इसी रिप्रोडक्शन में जानते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की इसमें। जो ये मान लीजिए ये जो ये राइजोपस है बेटा, ये राइजोपस का हाइफा है। जब फंगस आपको 11th में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा हाइफा वगैरह क्या होता है, अभी इतना बचा नहीं। तो ये जो हाइफा होती है, हाइफा इसकी बॉडी होती है, जैसे हमारी बॉडी है ना, तो वैसे फंगस की जो बॉडी होती है उसको हाइफा बोलते हैं। एंड हाइफा के जो टर्मिनल में एक स्पोरेंजियम बनता है एंड इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर जमा है। और जैसे ये स्पोर जैसे स्पोरेंजियम रैप्चर होता है, फटता है, तो स्पोर बाहर आएंगे कैसे, इस प्रकार से, जैसे स्पोर। एंड ये अब स्पोर, अब ये जो स्पोर है किसी भी मॉइस्ट सरफेस पे अगर गिरेंगे, किसी भी मॉइस्ट सरफेस पे अगर गिरेंगे तो वहीं पे न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। वहीं पे क्या बना लेंगे, न्यू इंडिविजुअल, यानी वहीं पे नया फंगस ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है, नया फंगस बन जाएगा। तो इन दिस मेथड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टीनी सेल्स। टीनी सेल्स, उन टीनी सेल्स को, छोटे छोटे सेल्स को क्या बोलेंगे, स्पोर्स। एंड व्हेन द स्पोर्स कम इनटू द कांटेक्ट विद मॉइस्ट सरफेस, जैसे ही वो मॉइस्ट सरफेस की कांटेक्ट में आते हैं, इट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी कि प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स आता था एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर आता था। अगर कोई पूछे कि प्लांट्स में फ्लावर किस लिए पाया जाता है तो रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो इसमें 4 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम।
देखिए ये जो प्लांट पार्ट है, इसमें जो सारे प्लांट पार्ट जहाँ पे लगे हैं, इस पार्ट को बोलते हैं रेसेप्टिकल, या फिर इसी पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। एंड इसमें 4 पार्ट्स लगे हुए हैं। ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं कैलिक्स, ये वाला पार्ट, ध्यान से देखिएगा, ये बाहर वाला पार्ट जिसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। फिर ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं करोला। ये आप यूजुअल देखिए हमेशा कलरफुल होता है। ठीक है। फिर रुकिए, ये मैं नया बनाता हूँ, ठीक है, खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, ये जो पार्ट है ना, ये प्लांट पार्ट 4 पार्ट्स मैंने अलग अलग बताया। ठीक है। ये जो सारे 4 पार्ट्स हैं वो एक थैलेमस पर लगे होते हैं। ठीक है। ठीक है, आपने अगर गेंदा का फ्लावर देखा हो तो उसमें थैलेमस, अगर उसके सारे फ्लावर को हटा दो तो उसमें थैलेमस दिखाई देता है, थोड़ा नोटिस करिएगा। ठीक है। तो ये थैलेमस है। एंड इस थैलेमस के ऊपर जस्ट ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स, है ना। एंड इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं करोला। ये यूजली कलरफुल होता है। ठीक है। एंड उसके ऊपर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंड्रूशियम। एंड ये जो पार्ट है एकदम सेंटर में इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोशियम। ठीक है। तो 4 पार्ट्स हो गए। अब मेरी बात समझिएगा, ये जो कैलिक्स एंड करोला है एंड एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड ये कैलिक्स एंड करोला ये एसेसरीज है, एसेसरी पार्ट है, यानी ये हेल्प करता है। ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में गाइनोशियम एंड एंड्रूशियम की हेल्प, एंड्रूशियम की हेल्प कौन करेगा, कैलिक्स एंड करोला, है ना। एक्चुअली में जो गाइनोशियम है ये आपका फीमेल पार्ट है, एंड एंड्रूशियम जो है वो आपका क्या है, मेल पार्ट। ठीक है। देखो बेटा, ये जो आपका कैलिक्स होता है ना, ये कैलिक्स की जो सिंगल यूनिट होती है, कैलिक्स की जो सिंगल यूनिट, देखो कैलिक्स ये जो पूरा का पूरा ऐसे करके ग्रीन कलर से लगा रहेगा, मे बी 4 होगा, मे बी 5 होगा, बट इसकी जो सिंगल यूनिट है अकेले, अगर अगर कैलिक्स अकेले है तो उसको हम बोलते हैं सेपल। बट अगर ये कैलिक्स साथ में है तो पूरा का पूरा उसकी जो चारों साथ में होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। वैसे ये करोला, अगर सिंगल करोला, करोला की बात करें, केवल एक करोला है, सिंगल यूनिट, करोला की जो सिंगल यूनिट होती है वो पेटल होती है। ठीक है। वैसे इसमें जितने भी एंड्रूशियम है उनको एंड्रूशियम ही बोलते। एंड्रूशियम की जो सिंगल यूनिट होती है, वैसे ही इसमें एंड्रूशियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंथर। वैसे ही इसमें एंड्रूसियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है। एंड जब बहुत सारे स्टेमेन लगे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रूशियम। ठीक है। वैसे ही गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट होती है वो होती है कार्पल या फिर पिस्टल, पिस्टिल। ये उसकी सिंगल यूनिट है, यानी अगर वो अकेले मौजूद है तो उनको ऐसे नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है। जैसे होता नहीं कि क्लास में क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारा नाम अंश है, बट अब अगर तुम क्लास 9th में हो तो पूरी क्लास 9th बोला जाएगा, ना कि अंश बोला जाएगा। ठीक है। एंड अगर तुमको सिंगल की बात करनी तो अंश में बुलाऊंगा, बट अगर सारे क्लास के स्टूडेंट बैठे तो उनको मैं क्या बोलूंगा, क्लास 9th। वैसे ही देखो बेटा, ये जो कैलिक्स होता है ना, कैलिक्स हमेशा कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। एंड ग्रीन कलर क्यों है, ग्रीन कलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है।
अब क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड सनलाइट को अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, एंड फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा। तो अगर मैं कहूं कि इस कैलिक्स का काम क्या है, तो कैलिक्स का काम है कि वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना के पूरे फ्लावर को देगा। एंड दूसरा इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। कैलिक्स का दूसरा काम क्या है, प्रोटेक्शन का। ये प्लांट पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि ये सबसे बाहर है, जो घर के सबसे बाहर होता है ना, वो प्रोटेक्शन गार्ड की तरह रहता है, तो ये सबसे बाहर वाला पार्ट है कैलिक्स। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो क्या है, करोला। करोला जो है, करोला हमेशा कलरफुल होता है, वो तो ग्रीन कलर का था, ये कुछ भी कलर हो सकता है, कलरफुल होता है। एंड कलरफुल की वजह से ये अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को। अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट को। एंड उसका क्या बेनिफिट्स है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो स्टेमेन वाला पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो स्टेमेन वाला पार्ट है, एंड्रूशियम वाला पार्ट, एंड्रूशियम वाला पार्ट कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला जो पार्ट है उसको एंथर बोलते हैं। एंड्रूशियम डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, एंथर। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंड एंथर एंड फिलामेंट जहां से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव, ठीक है। अब इस एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन यहाँ पे मेल गैमीटोफाइट है, मेल गैमीट है एक तरीके से, है ना। वो जाके आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो फीमेल गैमीटोफाइट से जुड़ के जाइगोट बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए। इसके एंथर के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन है। तो जो एंड्रूसियम उसके 3 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंड एंथर के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन है जो कि मेल गैमीटोफाइट है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, जो गाइन्यूशियम है, गाइन्यूशियम के भी 3 पार्ट्स होते हैं। गाइन्यूशियम ऐसा होता है ना हमारा, ये इस गाइन्यूशियम के भी 3 पार्ट्स है। ये ऊपर वाला पार्ट ब्रश जैसे होता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टाइल। एंड ये जो एकदम फूला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। एंड ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल लगे होते हैं। ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है, ठीक है। ओव्यूल क्या है, वो जाके सीड बनाता है। एंड ओव्यूल जिस पार्ट से ओवरी से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। तो गाइन्यूशियम के कितने पार्ट होते हैं, कार्पल के स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो एंथर वाले पार्ट से जब एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन गिरेंगे तो यहाँ से कहाँ पे आएंगे, इस करोला वाले पार्ट्स में आएंगे, ठीक है। एंड करोला वाले पार्ट्स में जैसे ही आएंगे तो एक्चुअली ये क्या करता था, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता था। इंसेक्ट यहाँ पे आते थे, करोला वाले पार्ट्स में आएंगे तो वो जो इंसेक्ट्स होंगे, मान लीजिए हाउस फ्लाई आई, तो हाउस फ्लाई के पैर से वो पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे। एंड जैसे ही चिपकेंगे वो जाएगा दूसरे फ्लावर के पास, वो मान लीजिए इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास आएगा एंड उसके गाइन्यूशियम में बैठेगा। एंड गाइन्यूशियम से पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएंगे। एंड पॉलन ग्रेन गाइन्यूशियम में पहुंच के कहाँ पे, इधर ओव्यूल की ओर भगेगा। एंड ओव्यूल में ही जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये प्रोसेस होगा, वो हम पूरी ध्यान से अभी दोबारा पढ़ेंगे। मैं केवल आपको ये बता रहा था कि उसके फ्लावरिंग वाले पार्ट्स में ये जो कलरफुल होते हैं उसका काम क्या है। एक चीज़ और, कलरफुल होने के साथ साथ इस पार्ट्स में नेक्टर पाया जाता है जो कि इंसेक्ट को नीड होता है। नेक्टर का यूज करके जो इंसेक्ट होते हैं, जो हनी बी होते हैं, वो अपना क्या बनाते हैं, हनी बनाते हैं नेक्टर का यूज करके। ये भी नोटिस करिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा नोट्स दिया है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to स्टिग्मा। नोटिस करिएगा, एंथर ये वाला पार्ट है, एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन। और इस एंथर के पॉलन ग्रेन का यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है उसी को पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर देखिए, एंथर यहाँ पे है
एंड स्टिग्मा यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना, वही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। एंड ये पॉलिनेशन कौन कौन कर सकता है, ये पॉलिनेशन नेचुरली भी हो सकता है एंड ये पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। अगर कोई एनिमल लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, कोई भी अगर दूसरा एजेंट लगता है, जैसे एनिमल हो गया, विंड हो गया, तो सब क्या है, वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक फ्लावर है, मतलब एक प्लांट है और उसमें बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। एंड ये जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है, यानी मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। अगर मेल पार्ट प्रेजेंट होता है तो उसको मेल फ्लावर बोलते हैं, अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है तो उसको फीमेल फ्लावर बोलते हैं। एंड अगर दोनों प्रेजेंट है तो मतलब क्या हो गया, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, जो कि ये मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। एंड अब इसका क्या हुआ कि यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम फ्लावर भी है एंड सेम प्लांट भी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा केस आता है, मान लीजिए एक प्लांट है एंड ये ऊपर वाला प्लांट मेल फ्लावर है एंड नीचे वाला फीमेल फ्लावर है। एंड यहाँ से एंथर्स निकल के, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में आ रहा है, यानी क्या हो गया, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है। जब तक प्लांट सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन देख लीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्लांट है एंड दिस इज द मेल फ्लावर, मेल प्लांट, एंड ये दूसरा एक प्लांट है दैट इज द फीमेल प्लांट। एंड यहाँ के एंथर से इस स्टिग्मा में जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग जीनोगैमी। ठीक है, ये देखिए पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन को और क्या बोलते हैं, जीनोगैमी, एंड सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी टाइप है। ऑटोगैमी क्या होगा, ये है ऑटोगैमी, जब सेम फ्लावर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, और जब डिफरेंट फ्लावर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेटेनोगैमी। तो बेटा ये पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इट टेक्स प्लेस बाय विंड, विंड के थ्रू हो सकता है, हवा, वाटर, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। इफ द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। एंड इफ इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ another flower it is called as cross pollination and pollination takes place by the insect, wind and water। तो हमने बता दिया भाई पॉलिनेशन होता है वो दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एंड सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके का, ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी, एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी दो तरीके का, जीनोगैमी। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और टिश्यू कल्चर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम, और उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सीबीएसई बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, और टिश्यू कल्चर, ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, देखिए अगर प्लांट की जो बॉडी होती है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है एंड एक उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम एंड लीव्स आती हैं।
यानी जड़, तना और पत्ती वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के, और रिप्रोडक्टिव प्लांट में फ्लावर आता है, जो फूल होता है वो एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में पाया जाता है, एंड वेजिटेटिव पार्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी पेरेंट्स से ये जो पार्ट्स हैं, पेरेंट के पार्ट से नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट से ही नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ कि जब नए प्लांट का नया इंडिविजुअल रूट, स्टेम एंड लीफ से यानी वेजिटेटिव पार्ट से बनता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट कौन कौन से, रूट, स्टेम एंड लीव्स से बनते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है एंड दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से होता है। एंड नेचुरल तरीके से कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप देखिए, ये देखिए आपके पास रूट है, प्लांट का रूट वाला पार्ट है, एंड रूट वाले पार्ट ने जब ग्रो करा तो उसने क्या करा, जो ओल्ड वाला रूट था, ये देखो, ये इधर से ओल्ड पुराना वाला रूट है, एंड पुराना वाला रूट स्वीट पोटैटो उसने बना लिया, एंड नए वाले रूट भी वहीं से निकल रहे हैं, एंड न्यू रूट नए इंडिविजुअल को, नए स्वीट पोटैटो को बनाएगा, बहुत सारे स्वीट पोटैटो ऐसे करके बन जाएंगे। तो यानी क्या कर रहा है, रूट के द्वारा नया इंडिविजुअल बन रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। तो रूट के लिए एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो। जैसे आपने आलू बहुत देखा होगा, आलू में ऐसे करके स्ट्रक्चर बने होते हैं, आई, इनको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, यानी आँख, ठीक है। ये जो आई होता है, यहाँ से नए नए बड निकलते हैं, ये देखो बड जर्मिनेट करा है, एंड बड जब आगे जब जाता है तो ये बना लेता है स्टेम, एंड इस स्टेम से और भी बहुत सारे आलू लग जाते हैं। जब जर्मिनेट होता है तो बहुत सारे जो पोटैटोज हैं वो यहाँ पे ऐसे लग जाते हैं, तो यानी एक पोटैटो से कितने सारे पोटैटो बन गए। तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, एंड ये जो स्टेम है इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर, ठीक है। तो स्टेम का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्टेम के थ्रू किस में रिप्रोडक्शन होता है, पोटैटो में होता है एंड जिंजर में होता है। अब देखिए लीव्स के थ्रू किस में रिप्रोडक्शन होता है, तो लीव्स के थ्रू ये एक ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम को गांव में पत्थरचटा बोला जाता है, एंड इस ब्रायोफिलम की लीफ में ऐसे करके स्मॉल बर्ड्स निकल आते हैं, एंड स्मॉल बर्ड्स से नई ब्रायोफिलम की ऑरिजिन होती है, मतलब नया ब्रायोफिलम, नया इंडिविजुअल बनता है। तो लीफ के थ्रू किस में होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ब्रायोफिलम में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसे लिखा है फ्रॉम रूट्स, तो फ्रूट्स के थ्रू किस में होता है, डहेलिया में एंड स्वीट पोटैटो में। स्टेम के थ्रू किस में होता है, पोटैटो में एंड जिंजर में, अदरक में, एंड लीफ के थ्रू ब्रायोफिलम में एंड बिगोनिया में, ठीक है। तो वही लिखा है कि प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स, है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या फायदा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ऐसा होता है कि ना, कि जो प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो अर्लियर आएंगे, जल्दी आएंगे, किसमें, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। बट जो सीड से जर्मिनेट हुआ है, एक प्लांट जो सीड से जर्मिनेट हुआ है उसमें एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स देर से आएंगे। ये एक उसका सिग्निफिकेंस है, ये उसका एक इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फ्लावर एंड फ्रूट्स जल्दी आते हैं देन सीड से जो जर्मिनेट हुआ है। इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज। रोज में से, रोज सीड से नहीं जर्मिनेट, रोज को क्या करते हो, रोज को जो पार्ट होता है स्टेम उसको कट करते हो एंड उसको मिट्टी में जाके लगा देते हो फिर से, तो वो जर्मिनेट कर जाता है। वो सीड से तो जर्मिनेट नहीं करा, उसने वेजिटेटिव पार्ट से जर्मिनेट किया, तो वो भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। सेम टू सेम जैस्मिन में, बनाना में, तो इनमें जो सीड से नहीं जर्मिनेट होते उनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जर्मिनेट करा लिया जाता है। बट ये नेचुरली नहीं हो रहा, ये कैसा हो रहा है, आर्टिफिशियली हो रहा है। तो जो आर्टिफिशियली होता है उसमें 3 मेथड है आपके पास। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन आल्सो डन बाय आर्टिफिशियली बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग।
एंड कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये देखिए कटिंग। कटिंग में क्या करा गया है, जैसे मान लीजिए ये अपना होता है ना कि भाई ये मान लो रोज लगा है, तो रोज वाले प्लांट को यहाँ से तुमने कट करा एंड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, एक बढ़िया सा हार्मोन, सुटेबल हार्मोन उसको दे दिए। हार्मोन कोई कोई एलोवेरा में जर्मिनेट कर देता है, वहाँ पे हार्मोन का है ना, तो हार्मोन हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोसिन। तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये जो दो हार्मोन है ये रूट एंड सूट को इंड्यूस करते हैं, रूट एंड सूट बढ़ाते हैं, रूट का मतलब है जड़ और सूट का मतलब तना, उसको बढ़ाते हैं, तब जाके वो जो छोटा सा प्लांट है वो पूरा बड़ा सा प्लांट वैसा ही बना लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कटिंग, यानी किसी प्लांट पार्ट को कट करा, उसको सुटेबल हार्मोन में रखा एंड वो जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट नहीं बोलेंगे, वो बड़ा सा प्लांट बन गया, ठीक है। फिर दूसरा लेयरिंग में देखिए, लेयरिंग में क्या होता है, ये प्लांट कुछ कुछ होता है ना कि भाई प्लांट का जो स्टेम है वो पूरा लटक रहा है एंड उसको दूसरी मिट्टी में हमने क्या करा, बाजू वाली मिट्टी में उसको हमने लगा दिया, तो देखा तो यहाँ से एकदम नया प्लांट एकदम बनने चालू कर दिया, इसको बोलते हैं लेयरिंग। आगे वाला इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करा, आपने कुछ अलग प्लांट्स लिया एंड यहाँ पे कुछ अलग प्लांट है, ठीक है, ये फर्स्ट प्लांट एंड ये सेकंड प्लांट, दोनों को ऐसा कट करा, ठीक है, इसके बीच में कंस्ट्रक्शन करके इसको कट करा एंड इसको उसमें लगा दिया एंड फिर उसको ग्राफ्ट यानी उसको एक कपड़े से बांध दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो दूसरे प्लांट का है एंड ये वाला पार्ट दूसरे प्लांट का है, ये हमने क्या कर दिया, ग्राफ्टिंग कर दी, तो ये भी किसका पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा केवल प्लांट है, ठीक है, एकदम छोटा सा प्लांट है एंड हमारे पास वो एकदम लास्ट प्लांट था, अब हमारे पास कोई प्लांट नहीं है एंड उस स्पीसीज को, उस प्लांट की स्पीसीज को हमको बचाना है, हमको बहुत सारे प्लांट बनाने केवल एक प्लांट से, या फिर मैं कह दूं मेरे पास प्लांट भी नहीं है, मेरे पास उस प्लांट की बस लीफ है एंड हमको पूरा प्लांट बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो प्लांट है इसको मैं बोलूंगा एक्स प्लांट, जिस प्लांट का हम लोग यूज करेंगे पुराना प्लांट, एक्स प्लांट, एंड इस एक्स प्लांट का एक सैंपल लूंगा, सैंपल यानी छोटा सा पार्ट, एंड उसको मैं कहां पे रखूंगा, ये मैंने क्या रखा, एक्स प्लांट, ठीक है, उसका सैंपल, उसको मैंने एक सूटेबल मीडियम में रखा, सूटेबल मीडियम में यानी हार्मोन वाली मीडियम में, एंड हार्मोन कौन कौन से हार्मोन मैंने अभी बताया, आप उसको ऑक्सिन देंगे मेनली एंड साइटोकाइनिन देंगे। थोड़ी देर बाद जब वो इस मीडियम में ग्रो करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हमने एक्स प्लांट लीफ का लिया था वो अब बचा ही नहीं है, उसमें क्या करे, एक बहुत अच्छा ग्रोथ कर लिया है ऐसे करके, ये एक्चुअली में क्या था, लीफ था, अब उसने ग्रोथ कर लिया, वो हमको पहचान में नहीं आ रहा कि वो क्या है ना, उसका एक फंक्शन था कि वो लीफ था, बट अब ये लीफ वगैरह कुछ भी नहीं है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कैलस। कैलस क्या है, एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जो एक्स प्लांट था वो कैसा था, डिफरेंशिएटेड है, देखो बेटा, डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड नहीं समझ में आ रहा है, इसको एकदम सिंपल वे में समझाते हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं एक एजुकेटर हूँ एंड मेरा काम क्या है, पढ़ाना, मेरे पास मेरा काम है, ठीक है, मैं अब मेरा काम केवल टीचिंग है, मैं मुझको केवल पढ़ाना ही पढ़ाना, तो आई एम डिफरेंशिएटेड, मेरा एक फंक्शन निर्धारित है, बट तुम जो है, जो तुम लोग हो, अभी आप पढ़ रहे हो तो आप टीचर भी बन सकते हो, ठीक है, तुम जाके एयरफोर्स में भी जा सकते हो, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं ना, तो यू आर अनडिफरेंशिएटेड। तो वैसे ही डिफरेंशिएटेड का मतलब है, ये एक्स प्लांट की लीफ है, तो लीफ का मतलब क्या हो गया कि वो डिफरेंशिएटेड है, बट ये कैलस बन गया ना। अब ये कैलस कैसे बन गया, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से
डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से ये किस में बदल गया, कैलस में बदल गया। एंड कैलस कैसा, अनडिफरेंशिएटेड, उसके पास अब ये कुछ भी बना सकता है, ये प्लांट का रूट भी बना सकता है, प्लांट का सूट भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, कैलस बन गया उस लीफ से। अब देखो जब उसी मीडियम में, हार्मोन वाले मीडियम में हमने इसको रखा है, अब ये देखो ये पूरा का पूरा इसने प्लांट बना लिया, लीफ से ही पूरा का पूरा उसने क्या बना लिया, प्लांट बना लिया। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लांटलेट। एंड ये प्लांटलेट फिर से कैसा है, डिफरेंशिएटेड है, यानी उसके पास काम है, मतलब वो अलग अलग डिफरेंशिएटेड है। जैसे मैं बोल दूं मेरी शरीर है, ठीक है, तो मेरी शरीर डिफरेंशिएटेड है, इट इज़ माई हेड, है ना, एंड इट इज़ माई थॉरेक्स रीजन, तो ये पूरी की पूरी मेरी बॉडी डिफरेंशिएट है। बट अगर कोई ऐसा बंदा दिखे ना उसमें हाथ दिख रहे हैं ना उसमें पैर, तो अनडिफरेंशिएटेड, वो भी आगे जाके कुछ भी बना सकता है, वो डिफरेंशिएट हो सकता है। यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है ना, इसको उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड, जहां भी प्रोसेस हुई है उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर चीजें नहीं समझ में आई तो इसको फिर से एक बार रिकैप करिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, टिश्यू कल्चर पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि छोटा सा हमने माइक्रो पार्ट लिया एंड वो जाके बहुत सारे पार्ट्स, बहुत ज़्यादा पार्ट्स बनाए, बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आपने छोटा पार्ट लिया, उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो चाहिए, तो वो इस मेथड से बना सकते हो। तो इन दिस मेथड स्मॉल पीस ऑफ प्लांट, प्लांट का एक स्मॉल पीस लेना है, प्लांट टिश्यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्रोविंग पार्ट ऑफ द पेरेंट स्टॉक, पेरेंट स्टॉक के ग्रोविंग पार्ट से हमको वो प्लांट हटा लेना है। दीज पीसेस आर पुट इनटू सुटेबल कल्चर मीडियम, उसको हम कहाँ पे रखेंगे, कल्चर मीडियम यानी हार्मोन वाले मीडियम में। द सेल्स ऑफ द टिश्यू डिवाइड रेपिडली, अब सेल्स वाले जो टिश्यू हैं वो बहुत जल्दी डिवाइड होंगे। अब क्या बना लेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड मास, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस। अनऑर्गेनाइज्ड मास यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ मास। ठीक है, द सेल्स इज ट्रांसफर टू अनदर कल्चर मीडियम, अब दूसरे कल्चर मीडियम में रखा है उसको हमने, उसमें भी हमने क्या रखे, प्लांट हार्मोन रखे, विच इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ रूट, है ना। देखिए जो आप ऐसे याद रखिए, आज, आज का मतलब क्या है, ऑक्सिन जो है, जा, जा का मतलब होता है जड़, एंड जड़ का मतलब रूट। ऑक्सिन जो है, पता है कि ऑक्सिन रूट का फॉर्मेशन करता है, एंड जो साइटोकाइनिन है वो किसका फॉर्मेशन करता है, वो सूट का फॉर्मेशन करता है। तो रूट एंड सूट, द कैलस हैविंग रूट एंड सूट डेवलप इनटू द सेवरल स्मॉल प्लांटलेट, वो क्या बना लेगा बाद में, फिर ये देखिए प्लांटलेट उसने बना लिया था, यानी पूरा प्लांट बना लिया उसने। ईच प्लांटलेट इज ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट, अब ये प्लांटलेट को उस मीडियम से हटाया एंड उसको एक अपने सॉइल में ग्रो कराने लगे, एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह। तो ये बहुत अच्छा इसमें लिखा भी हुआ है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, टिश्यू कल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे।